यूक्रेन पर रूस का भीषण हमला हुआ है। यूक्रेनी सैन्य पोजीशन पर GBU-62 बॉम्ब से हमला कर दिया गया। ये देखिए तस्वीरें, MiG-29 से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर यह अटैक किया गया है। और देखिए आप, इस बीच एक और बड़ी खबर है निप्रो से, जहां निप्रो में रूस यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग हो रही है। यहां पर गन फाइट में कई यूक्रेनी सैनिक घायल हुए हैं। तस्वीर देखिए आप, निप्रो में जमीन कब्जाने को लेकर यह आमने सामने की जंग। और यूक्रेन के सूमी में भी हो रही है बारूदी बारिश। जी हां, ड्रोन से यूक्रेनी काफिले पर यहां अटैक किया गया है। ड्रोन का इस्तेमाल लगातार हो रहा है बड़े पैमाने पर। हमले में कई बख्तरबंद वाहन देखिए कैसे तबाह कर दिए गए। और ये देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने, और ये 3 बड़ी खबर वॉर जोन से हो क्या रहा है यूक्रेन में। MiG-29 से यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर अटैक। गन फाइट में निप्रो में कई यूक्रेनी सैनिक घायल, और यूक्रेन के सूमी में रूस ने कर दी है बारूदी बारिश। और ये देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के सूमी में रूस ने किया है एक और विध्वंसक हमला। यूक्रेनी असॉल्ट रेजिमेंट पर रूसी हमला हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, सूमी में एक और विध्वंसक अटैक जो रूस की तरफ से किया गया है सूमी पर। देखिए क्रेमलिन का विस्फोटक प्लान क्या है आपको बता दें। 8 प्रांतों पर बारूदी कोहराम मचा दिया गया है। यूक्रेन में कहां कहां हमले हुए हैं उसकी पूरी डिटेल आपके सामने। कीव में, नीप्रो में, पोल्टावा, चेरनीहिव, इन तमाम इलाकों में हमले हुए हैं। इसके अलावा कुपियांस्क को निशाना बनाया गया, पोक्रोवस्क में हमले हुए, डोनेट्स्क में लगातार हमले हो रहे हैं, और ज़ेपोरिजिया में भी बड़े अटैक्स को रूस ने अंजाम दिया है उन इलाकों में जहां पर यूक्रेन की सेना हावी होने की कर रही है कोशिश। बिल्कुल, और ये जो हमले हैं वो किन हथियारों से किए जा रहे हैं। स्कैंडर मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। 54 कामकाजी ड्रोन के जरिए हमला किया गया। फैब 500 बेहद शक्तिशाली बम, इसका इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा MLRS और आर्टिलरी से जो अटैक है वो यूक्रेन पर किया जा रहा है। जी हां, यूक्रेन में दरअसल बारूदी बारिश कर दी गई है। कितनी तबाही मची है ये देखिए। 1500 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। कितनी आसानी से यह आंकड़ा सामने रख दिया जा रहा है। अंदाजा लगाइए, 1500 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। 11 आर्टिलरी नष्ट हुई है, 3 टैंक बर्बाद हो गए, 12 बख्तरबंद वाहन तबाह हुए। चेरनीहिव में 2 रॉकेट लॉन्चर ध्वस्त कर दिए गए। नीप्रो में 2 सैन्य डिपो भी तबाह हो गए। अब आप देखिए यूक्रेन का दावा क्या है। F-16 से 29 क्रूज मिसाइल इंटरसेप्ट की गई, और आपको बता दें ये सिर्फ बीते 24 घंटे का है डेटा जो आंकड़े इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितना विध्वंस मचा हुआ है वॉर जोन में। 33 रूसी ड्रोन हवा में नष्ट हुए हैं। ये जो हालात है वो समीर इशारा कर रहे हैं कि स्थिति और ज्यादा भयावह हो रही है। जी हां, और हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए 2 बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर हमारे साथ मौजूद हैं, और एयर वाइस मार्शल OP तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और मनीष झा हमारे सहयोगी। थोड़ी देर में हम उन्हें भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ताजा अपडेट आपके सामने रखेंगे। लेकिन संजय कुलकर्णी सर, इरादे क्या नजर आ रहे हैं? आप सोचिए 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में 1500 यूक्रेनी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, और हमले अभी भी रुके नहीं। मकसद क्या नजर आता है? समीर, इस पे कोई शक नहीं। शुरुआत में आपने कहा कि कीव से लेकर के खार्किव तक क्यों हो रहा है। आपको मैं याद दिला दूं कि दूसरे महायुद्ध में रूस ने 7 लाख
सैनिक गंवाए रशियन ने जर्मन ऑनस्लॉट के ऊपर। जब जर्मनी ने कब्जा किया तो कीव और खार्किव के बीच में रूस ने 7 लाख सैनिक गंवाए। तो आप समझ सकते हैं कि रूस का हर हमेशा इंटरेस्ट कीव और खार्किव में रहा है। और अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं और जिस प्रकार से करुणा कह रहे हैं कि ये सिर्फ जो आंकड़े हैं ये सिर्फ एक 24 से 48 घंटे के हैं, और ये माना जाता है कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर पिछले एक हफ्ते के अंदर 1500 मिसाइल्स, 1200 स्लाइड बॉम्ब और 500 ड्रोन्स के साथ हमला करके पूरा कोई शक नहीं कि कीव को ध्वस्त करके रखा हुआ है। मकसद एक, यूक्रेन का मानना है कि रूस ने भी तकरीबन 32,000 सैनिक गंवाए हैं और रूस ने यूक्रेन को 1,000 लाशें अभी परसों वापस की हैं और यूक्रेन ने 28 लाशें वापस। बिल्कुल सर, सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या मकसद, जैसे शुरुआत में तो नजर आया था कीव पर कब्जे क्या वो है या फिर घुटनों पर लाना है ज़ेलेंस्की को। एक और बड़ी खबर, नाटो सीमा में रूस की एक बार फिर से घुसपैठ हुई है। बाल्टिक सागर के ऊपर रूसी टोही विमान नजर आया। रूसी सर्विलांस एयरक्राफ्ट देखकर नाटो में खलबली और मच गई है। तो देखिए, लगातार तीसरे दिन यह तीसरी बड़ी घुसपैठ की खबर है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नाटो सीमा के अंदर सर्विलांस एयरक्राफ्ट देखकर नाटो में खलबली मची है और यह सवाल उठाया जा रहा है और नाटो देश भी अब इसको लेकर काफी हैरत में है और साथ साथ वो भय भी नजर आ रहा है कि अब व्लादिमीर पुतिन चाहते क्या है उनकी अगली रणनीति। तो देखिए, नाटो के आसमान में घिरा पुतिन का कूट ए। बाल्टिक सागर के ऊपर रूसी सर्विलांस एयरक्राफ्ट है ये IL-20M एयरक्राफ्ट देख नाटो देशों में खलबली मच गई है। जर्मनी के रोस्टोक एयरबेस से 4 जेट्स ने उड़ान भरी है। 2 यूरो फाइटर जेट्स जैस 39 ग्रिपेंस ने भी उड़ान भरी। नाटो फाइटर जेट्स ने रूसी एयरक्राफ्ट को घेरा। रूसी IL-20M की खासियत भी जान लीजिए। दुनिया के एडवांस जासूसी एयरक्राफ्ट में इसकी गिनती होती है। एयरक्राफ्ट 4 टर्बो जेट इंजन से लैस है। स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम इसमें लगा हुआ है। एयरबॉर्न रडार सिस्टम से यह लैस है। विमान के अंदर रेडियो सर्विलांस स्टेशन मौजूद है। विमान में हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे लगे हुए हैं। करुणा, यानी तैयारियां आने वाले वक्त के लिए भी बड़ी हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ ओपी तिवारी सर भी। ओपी तिवारी सर, ये हो क्या रहा है? जो रूस है वो यूक्रेन में और ज्यादा आक्रामक हो रहा है और दूसरी तरफ नाटो के खिलाफ लगातार 3 दिन में तीसरी बड़ी घुसपैठ। चल क्या रहा है ये सर? करुणा, देखो रूस की एक्टिविटी देखिए, जिस तरीके से इसने पोलैंड में, रोमानिया में किया, ये सब एक जानबूझ के एक इंटरफेरेंस कर रहे हैं, अंदर जाने की कोशिश की जा रही है। इससे दुश्मन की शक्ति को आंका जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि इनके लोगों में डर पैदा करे कि हम भी सुरक्षित नहीं हैं। जब से अमेरिका ने नाटो से हाथ खींचा है तो नाटो में पास इतनी शक्ति नहीं है कि अब रूस को झेल सके। रूस कुछ भी कर सकता है। जैसे पोलैंड के और रोमानिया की बातें कुछ दिन चली, वो देख लिया कि पोलैंड का एयरक्राफ्ट एयरबोर्न हुआ, उससे मिसाइल फायर किया, मिसाइल भी किसी काम की नहीं रही। जबकि रशिया ने कोई पेलोड, कोई आर्मामेंट भेजा नहीं था, एक खाली ड्रोन गया था जिसमें कोई खर्चा नहीं हुआ था। उसमें पोलैंड की जो वास्तविक शक्ति है पता चल गई। तो सारे देश रियलाइज कर पा रहे हैं कि हमारी जो शक्ति है मजबूत रही है, हम अकेले कुछ भी नहीं है। जब से अमेरिका ने हाथ खींचा है, ये जो डर पैदा करने के लिए जितनी रूस ने, पुतिन ने जितनी एक्टिविटी चालू कर रखी है, जिस तरीके से ये अंदर एयर स्पेस में घुस रहा है और काफी कोशिश की जा रही है, एक डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और उस पर बिल्कुल ओपी तिवारी सर, ऐसा ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो नाटो है, खास तौर पर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो कितने तैयार है, उनकी कितनी ताकत है, लिमिट क्या है, ये भापने की भी एक कोशिश है। एक और बड़ी खबर का सर रुख कर रहे हैं, रूस पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। दक्षिणी रूस के क्रास्नोडार में ड्रोन हमला हुआ। रूस का दावा है यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। ये देखिए, और वहीं रूस के क्रास्नोडार के रिहायशी इलाकों पर भी ड्रोन अटैक हो गए हैं। जी हां, सिविलियन इलाकों को भी टारगेट किया जा रहा है। ड्रोन हमले में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। ड्रोन अटैक के बाद एयर डिफेंस सिस्टम को किया गया है एक्टिव।
और देखिए आप एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब जारी है। स्पाइडर्स वेब से रूस को लगा है बड़ा झटका। अभी तक 20% रूसी बम वर्षक बेकार हो गए यूक्रेन के हमले में। यूक्रेन के सस्ते ड्रोन ने महंगे जहाज गिराए हैं। तो आप देखिए ज़ेलेंस्की का चक्रव्यूह ऑपरेशन स्पाइडर वेब, ये ज़ेलेंस्की के लिए फायदेमंद साबित कैसे हो रहा है। अभी तक 20% रूसी बम वर्षक तबाह किए गए। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का 5वां हिस्सा बेकार किया गया और ये सब कुछ सस्ते ड्रोन के जरिए हुआ। ड्रोन हमले में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। बचे बम वर्षक ईस्ट एयरफील्ड से उड़े रहे हैं। हर सॉटीज में 10,000 किलोमीटर अतिरिक्त उड़ान है। रूस के पुराने विमान तेजी के साथ घिस रहे हैं। रूस से पास कोई भी रिप्लेसमेंट प्लान नहीं है इस वक्त रूस के पास। सस्ते ड्रोन से महंगे जहाज गिराने का जो असर है और ये काफी फायदेमंद हो रहा है ये स्ट्रेटेजी स्पाइडर वेब ज़ेलेंस्की के लिए। जी हाँ, और देखिए ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब रूस के लिए कितना नुकसान साबित हो सकता है। यूक्रेन का दावा क्या है, 90 दिन में 41 विमानों पर हमला हुआ है। 40 बॉम्बर और फाइटर जेट्स तबाह किए गए। 14 से ज्यादा बॉम्बर्स पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए हैं। ये विमान कौन कौन से हैं, इसकी भी डिटेल सामने आ चुकी है। Tu-95MS, Tu-95MSM स्ट्रैटेजिक बॉम्बर, Tu-22M3 सुपरसोनिक बम वर्षक, Tu-160 रणनीतिक सुपरसोनिक बम वर्षक, इसके अलावा A-50, A-50U अवॉक्स एयरबॉर्न वार्निंग और कंट्रोल विमान। ये हैं वो विमान। हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, जानना आपसे ये चाहेंगे कि जो तैयारियां नजर आ रही हैं, जो क्रेमलिन के इरादे नजर आ रहे हैं, वो तो सीधे सीधे इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि जब तक कीव को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या होता देख रहे हैं आप इस वक्त? देखिए, जहां तक सवाल है कि क्रेमलिन की तैयारियों का, तो अभी क्रेमलिन के लिए बड़ी चुनौती इस मायने में है कि उनके पड़ोस में जो भी यूरोपीय देश हैं और वो नाटो के मेंबर हैं, वहां पर नाटो के ट्रूप्स, नाटो की एयरफोर्स और नाटो की नेवी वो तैनात है और उनके साथ कभी भी कन्फ्रंटेशन की स्थिति बन सकती है। हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ब्लैक सी से लेकर बाल्टिक सी तक जब रूसी फाइटर जेट अपने एयर स्पेस में अगर जा रहे हैं या इंटरनेशनल वाटर के ऊपर फ्लाई करते हैं, तो नाटो की तरफ से कहा जाता है कि वो हमारा एयर स्पेस है और इसको लेकर दोनों के फाइटर जेट के बीच में कन्फ्रंटेशन की स्थिति बनती हुई दिखती है। तो जहां रूस का ध्यान अभी यूक्रेन पर था, अब नाटो ने एक अलग मोर्चा खोल रखा है। तो अब रूस को यूक्रेन के साथ साथ नाटो के उन मोर्चे से भी डील करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि नाटो के देशों के बीच अब सहमति बन गई है कि पोलैंड, रोमानिया और एस्टोनिया के बाद अगर अब किसी भी दूसरे देश के एयर स्पेस में रूसी फाइटर जेट आते हैं तो वैसी स्थिति में हम कार्रवाई करेंगे। तो जरा सोचिए, अगर नाटो के फाइटर जेट ने रूस के फाइटर जेट को गिरा दिया तो फिर परिणाम क्या होगा। फिर कीव से लेकर बिल्कुल मनीष, हालात काफी ज्यादा विध्वंसक हो सकते हैं। अचानक से स्थिति बहुत ही मेजर टर्न ले सकती है। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। यूक्रेन की लाइफलाइन पर रूस ने किया है हमला। डोनेट्स्क में वाटर सप्लाई लाइन पर हमला किया गया। डोनेट्स्क में बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, ये हालात हैं। और अब आपको रूस की वाटर वॉर के बारे में बताते हैं। डोनबास में त्राहिमाम। खबर क्या है, यूक्रेन के कई प्रांतों में लाइफलाइन पर अटैक किया जा रहा है। डोनेस्क, डोनबास नहर पर दर्जनों बार मिसाइल हमले हुए हैं। मिसाइल हमलों में नहर पूरी तरह से तबाह हो गई। डोनेस्क के 94% इलाकों में इसी नहर से पानी की सप्लाई होती है। अब कितना असर पड़ा है आप अंदाजा लगाइए। डोनबास रीजन में जल संकट गहरा गया है। पीने के लिए पानी की भारी कमी हो गई। पानी की कमी से कई फैक्ट्रियां भी बंद हो गई। पानी की कमी से खेती पूरी तरह से चौपट हो गई है। मरियोपोल में पानी की किल्लत भी लोग झेल रहे हैं। ये आलम है, ये हालात है। और देखिए एक और बड़ी खबर है, पुतिन पर भड़के हैं डोनाल्ड ट्रंप के दूत कीथ केलॉग। कहा है कि पुतिन अच्छे आदमी नहीं है, जो किया वो निशंस है। तो आप देखिए, कभी होता है जब डोनाल्ड ट्रंप जमकर तारीफ करते हैं पुतिन की, और कभी ऐसा होता है कि अब उनके ही बेहद ही करीब है डोनाल्ड ट्रंप के दूत हैं कीथ केलॉग।
जिन्होंने यह तक बोल दिया कि पुतिन अच्छे आदमी नहीं है। तो आप देखिए आखिर इसका मतलब क्या है। क्या जो अमेरिका है वो अपनी एक सही रणनीति बनाता हुआ नजर नहीं आ पा रहा है कि उसको करना क्या, कहना क्या है। ये जो बयान है संजय कुलकर्णी सर, आप कैसे देखते हैं? डोनाल्ड ट्रंप कभी तारीफ करते हैं और उनके बेहद करीबी कभी एकदम उनको निशंस बोल देते हैं। करुणा, कई बार मुझे भी लगता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, क्योंकि जो अभी एक्सरसाइज हुई जहाँ पे बेलारूस में तकरीबन 1 लाख, जहाँ पे भारत के भी सैनिक थे, ईरान के भी सैनिकों ने भाग लिया, वहाँ पे अमेरिकन ऑब्जर्वर्स भी हैं। और अमेरिकन ऑब्जर्वर्स के होते हुए भी वो बार बार नाटो कह रहा है कि बेरेंट सी के ऊपर कहीं पे इनका एयर स्पेस वायलेशन हो गया, एस्टोनिया बोल रहा है। तो ये सब दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पर इस सारे कांड में पुतिन को, मुझे लगता है ट्रंप जो हैं उनको और ज़्यादा कुछ सहूलियतें दे रहे हैं। अच्छा। और पुतिन को पूरी कार्रवाई करने में मदद कर रहे हैं ऐसे लगता है, क्योंकि पुतिन तो रुक नहीं रहे, पुतिन ले दबादब जो जिस प्रकार से करे। लेकिन इसके बावजूद भी यूक्रेन ने फ्लैमिंगो करके एक मिसाइल निकाली है जिसका रेंज जो है तकरीबन 1500 किलोमीटर, और जो एम्युनिशन ले जाने की, एक्सप्लोजिव्स की काबिलियत है वो तकरीबन 1000 किलोग्राम। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की चुप्पी का फायदा उठाते हुए इस वक्त पुतिन नजर आ रहे हैं और यूक्रेन में बढ़त लेने की कोशिश रूस करता हुआ नजर आ रहा है, और इसका अंजाम भी साफ नजर आ रहा है। अरब देशों के नेताओं के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बैठक कल न्यूयॉर्क में अरब देशों के नेताओं के साथ होगी बैठक में सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, मिस्र और जॉर्डन के नेता शामिल होंगे। कल न्यूयॉर्क में अरब वर्ल्ड के लीडर्स की मुलाकात होने जा रही। और मनीष झा हमारे साथ मौजूद है। मनीष, ऐसे वक्त में जब मिडिल ईस्ट में घमासान मचा हुआ है, खास करके कतर में जिस तरह से इजराइल ने हमला बोला, उसके बाद बहुत कुछ बदलता हुआ हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। कल की मीटिंग में क्या हो सकता है, इसका मेन एजेंडा आपके हिसाब से क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और कई और दूसरे देशों ने ऐलान किया है कि वो फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहे हैं, इसके बाद मुझे लगता है कि इजराइल जवाबी कार्रवाई में कोई बड़ा एक्शन ले सकता है, मिडिल ईस्ट में कोई नया फ्रंट खोल सकता है, ताकि फिलिस्तीन को मान्यता देने की जगह पूरी दुनिया के लोग उस वक्त उस युद्ध को रोकने में जुट जाएं। तो इस संदर्भ में हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अरब के नेताओं के साथ बातचीत करते हुए कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें कि इस वक्त इजराइल को प्रवोक करना ठीक नहीं होगा। हाँ, ये बात सही है कि इजराइल के कतर में हुए हमले के बाद से मिडिल ईस्ट के देश काफी नाराज हैं, और वैसी स्थिति में वो सब एकजुट हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ। इजराइल जी कैसे देखते हैं? वक्त थोड़ा सा कम है, मिडिल ईस्ट में तो यूरोपीय देश भी मान्यता दे रहे हैं फिलिस्तीन को। देखिए, ये तो थोड़ा समझ के बाहर हो रहा है कि ऐसा क्यों ले रहे हैं। अब इस तरीके से मान लीजिए इजराइल के अगेंस्ट भी चले गए ये लोग, और यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं रशिया के खिलाफ, तो ये नाटो का तो खुद ही अस्तित्व गड़बड़ सा हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से पैलेस्टीन को सपोर्ट करने के चक्कर में पड़े हुए, बिकॉज विदाउट इजराइल, विदाउट अमेरिका तो ये रशिया के साथ तो लड़ ही नहीं सकते। ईरान तो और तहलका मचा सकता है। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये उनकी इंटरनल लीडरशिप में कुछ वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। ये क्लियर साबित हो रहा है कि वो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे। अब जहां तक कतार का सवाल है, कतार में उससे स्ट्राइक अवश्य किया है, एयर स्पेस वायलेट किया है, लेकिन कतार का कोई नुकसान नहीं हुआ। जॉर्डन उनके साथ ही है, जॉर्डन कभी भी खिलाफ नहीं जा सकता, बिकॉज पैलेस्टीनियन की जो लोग सेटल होना चाहते हैं, जो इनके बंदोबस्त है, कोई देश नहीं लेना चाहता, बिकॉज उनमें बड़ी परेशानी होती है। कहीं ना कहीं यूरोपीय देशों का जो नेतृत्व है उसमें भी जबरदस्त कंफ्यूजन नजर आ रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।